हम दो बहनें ही थी और मेरी बड़ी बहन कृतिका की शादी के वक्त मैं लगभग 19 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उनमें मेरा बहुत गहरा लगाव था। शादी के दिन जब उनकी विदाई हो रही थी, तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार दीदी से लिपट कर रो रही थी। तभी मेरे जीजा अमन ने मुझे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, रिया, रोने की क्या बात है? साली भी तो अपनी ही होती है। जब भी तुम्हारा दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दीदी की शादी जयपुर शहर में हुई थी, इसलिए उनके जाने के बाद मुझे बहुत खालीपन लगने लगा था। जीजाजी ने उन दिन जाते जाते मुझसे कहा था कि जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। उनकी यह बात मेरे दिल में बस गई थी। दीदी की विदाई के बाद अक्सर मैं यही सोचती रहती थी कि काश जल्दी से मुझे भी दीदी के पास जाने का मौका मिल जाए और मैं उनके साथ कुछ ही दिन रहकर वापस आऊं। समय धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते दीदी की शादी के लगभग 1 साल हो गया, लेकिन मुझे उनके शहर जाने का मौका नहीं मिल पाया। करीब 1 साल बाद दीदी अचानक हमारे घर आई। उनके साथ अमन जीजा भी थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जीजा जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत मिलनसार था। वे सभी से हंसकर बात करते थे और मेरे साथ भी बहुत अपनापन दिखाते थे। जितने दिन वे हमारे घर रहे, वह हर वक्त मेरा हालचाल पूछते रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे लिए कई छोटे छोटे तोहफे भी लाए। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनका यह अपनापन अच्छा लगता था। धीरे धीरे मुझे उनमें एक भाई जैसा स्नेह महसूस होने लगा था। लगभग 1 हफ्ता हमारे घर रहकर दीदी और जीजा वापस अपने शहर लौट गए। उनके जाने के बाद फिर वही सन्नाटा घर में लौट आया, लेकिन अब हमारे पास उनसे जुड़ी नई यादें जो हमें खुशी देती थी। करीब 2 महीने बाद दीदी का फोन आया। उनकी आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि वे माँ बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर मैं मम्मी और पापा सभी को बताया, बहुत खुश हो गए। घर में जैसे खुशियाँ की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई थी, लेकिन दीदी की आवाज में थोड़ी परेशानी भी महसूस हो रही थी। वे मम्मी से कही जा रही थी कि उन्हें इन दोनों बहुत कमजोरी और चक्कर आते हैं और डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा आराम करने को कहा है। वे दूसरे शहर में अकेले रहकर घबरा रही थी। यह सुनकर मम्मी भी चिंतित हो गई, क्योंकि दीदी मम्मी की जान थी। मम्मी ने उनसे कहा, अगर चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। लेकिन दीदी ने बताया कि डॉक्टर ने लंबा सफर करने से मना किया और अमन भी उन्हें इतनी हालत में अकेले भेजने को तैयार नहीं है। यह सुनकर मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं रिया को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और घर के छोटे मोटे कामों में भी तुम्हारी मदद कर देगी। मम्मी की यह बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, लेकिन रिया को अकेले मत भेजना, अमन उसे लेने खुद जाएगा। मैं तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में तो पहले से ही यह इच्छा थी कि मैं दीदी के घर जाऊं और कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तुरंत खुशी खुशी अपना सामान तैयार करना शुरू कर दिया। मौसी बनने की खुशी भी मेरे दिल में अलग ही उत्साह भर रही थी। 3 दिन बाद ही अमन जीजा मुझे लेने हमारे घर आ गए और मैं उनके साथ दीदी के शहर के लिए निकल पड़ी। सफर के दौरान वे रास्ते भर मुझसे हंसी मजाक करते रहे, मुझे शहर के बारे में बताते रहे। कुछ घंटों के बाद हम दीदी के घर पहुंच गए। दीदी का घर काफी बड़ा था। वहां उनके ससुर और जीजाजी ही रहते थे, इसलिए घर में ज्यादा लोग नहीं थे। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, तो उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था और मुझे गले लगाकर बोली, भाई, तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे रहने के लिए अपने कमरे के सामने वाला कमरा दे दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंच सकूं। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैं दीदी के ससुर को नमस्ते करके उनके कमरे में गई तो मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और मुझे देखकर कुछ उलझी हुई बातें करने लगे जो मुझे ठीक से समझ नहीं आई। तभी दीदी तुरंत वहां गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आए और धीरे से बोली कि उनके ससुर कई सालों से बीमार रहते हैं और कभी-कभी अजीब तरह की बातें करने लगते हैं, इसलिए मुझे अपने कमरे में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
यह सुनकर मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सच कहूँ तो उनसे मिलकर मुझे थोड़ा डर जरूर लग रहा था, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं उनके कमरे के आसपास भी नहीं गई। दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती रहती थी और घर के छोटे मोटे काम में संभाल लेती थी। जीजाजी अक्सर मेरा हाल पूछ लेते और कहते कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मुझे घर का माहौल थोड़ा समझ में आने लगा, लेकिन चौथे दिन रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उस रात खाना खाने के बाद मैंने किचन साफ किया और अपने कमरे में आ गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीने से भीग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहाकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे के बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मैं सोची शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर मेरी नजरें ऊपर रोशनदार की तरफ गई। वहां मुझे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कोई वहां से झांक कर गया हो। यह सोचकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घबराकर बाथरूम से बाहर निकल आई। डर के मारे मैं सीधे दीदी के कमरे की तरफ भाग गई। उस वक्त दरवाजा खटखटाना भी मैं भूल गई थी। अंदर पहुंची तो देखा दीदी और जीजे दोनों आराम से बैठे बातें कर रहे हैं। मुझे अचानक देखकर वो दोनों चौंक गए। जीजाजी ने कहा, अरे रिया, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं कुछ पल के लिए चुप रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं। रोशनदार वाली बात कहने के लिए मुझे झिझक हो रही थी, इसलिए मैं बात बदलते हुए कहा, मैं बस दीदी से पूछने आई थी कि उन्हें दूध चाहिए या नहीं। दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं रिया, अब तुम जाओ और आराम करो। बाकी जो भी काम होगा मैं अमन से कह दूंगी। मैं वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगी, तभी मेरी नजर सामने से आते हुए दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखे और धीरे से बोले, बेटा अपना ध्यान रखा करो और किसी पर भी जल्दी भरोसा मत किया करो। उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा और बिना कुछ कहे जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर उस रोशनदान पर वह परछाई किसकी थी? क्या वह सिर्फ मेरा वहम था या सच में कोई मुझे देख रहा था? और अगर कोई था तो वह कौन हो सकता है? यह सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और मेरे मन में एक अजीब से बेचैनी घर कर गई थी। अगले दिन सुबह जब अमन जीजा ऑफिस जाने लगे तो जाते जाते बोले, रिया, मैं आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे, तुम्हें शहर भी तो दिखा दूंगा। उनकी आवाज सुनकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन मेरे मन में पिछली रात की घटना अभी भी घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब मेरा वहम था या किसी बड़ी परेशानी की शुरुआत। अगले कुछ घंटों तक मैं यही सोचती रही कि मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस जगह को सुरक्षित समझता है वहीं से अनजाने डर भी सामने आ जाते हैं। सुबह का समय धीरे धीरे बीत गया। दीदी दवाई लेकर आराम कर रही थी और मैं घर के छोटे मोटे काम संभाल रहा था। दोपहर तक सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन मेरे मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शाम होने लगी तो मुझे याद आया कि जीजा ने कहा था मुझे बाजार घुमाने ले जाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए और तैयार होने लगी। दीदी ने मुझे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रिया, तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, लगता है तुम्हें बाहर घूमने जाने की बहुत खुशी है। मैंने हंसकर कहा, दीदी, इतने दिनों बाद बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही अमन जीजा ऑफिस से लौट आए। उन्होंने मुझे तैयार देखकर कहा, चलो रिया, देर मत करो, बाजार चलते हैं। दीदी ने भी कहा कि ज्यादा देर मत करना और ध्यान से जाना। मैं और जीजा घर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वे शहर के बारे में बताते रहे और मुझे कई जगह दिखाई। बाजार काफी रौनक वाला था। उन्होंने मेरे लिए कपड़े और कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी। मैंने कहा कि इतना सब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह मुस्कुराकर बोले, तुम पहली बार आई हो, इसलिए यह सब मेरी तरफ से है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में
पिछली रात की बात अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद हम वापस घर लौट आए। रात को सबने मिलकर खाना खाया। दीदी की तबीयत उस दिन थोड़ा ठीक लग रही थी, इसलिए वे भी हमारे साथ बैठी रही। खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करने लगी और बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई। उस रात मौसम थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मोबाइल देखने लगी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कुछ देर में लाइट वापस आ जाएगी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई हलचल हुई हो। मैं घबरा गई क्योंकि अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बहुत पास से गुजर रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। अंधेरा इतना था कि मुझे रास्ता ही मुश्किल से दिख रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे दीदी के कमरे तक पहुंची और उन्हें आवाज दी। दीदी ने तुरंत जवाब दिया और अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी होते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कहा, मेरे कमरे में शायद कोई था इसलिए मैं डर गई। दीदी मेरी बात सुनकर हल्का सा हंसने लगी और बोली, अरे रिया, नहीं, तुम बेकार में डरती हो। अमन अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट देखने बाहर आ गए हैं और पापा जी तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं होंगे। शायद अंधेरे की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मुझे सच में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और उसी समय अमन जीजा भी अंदर आ गए। उन्होंने मुझे वहां बैठा देखा तो मुस्कुराकर बोले, देखा, मैंने कहा था ना कि अंधेरे से डर जाएगी। फिर वे दीदी से बोले, तुम इसके पास ही बैठो ताकि यह शांत हो जाए। मैं भी अब थोड़ा संभल चुकी थी, इसलिए मैंने कहा, अब मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। दीदी ने कहा कि अगर डर लगे तो दरवाजा बंद कर लेना। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में वापस आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि आखिर मेरे कमरे में कौन हो सकता है। अगर जीजा बाहर थे और दीदी अपने कमरे में थी, तो फिर वह कौन था जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे वहां कोई मौजूद था। यह सोचकर मेरे मन में फिर वही शक आने लगा कि कहीं दीदी के ससुर तो कमरे के पास नहीं आए होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी थोड़ी देर बाद जीजा जी भी ऑफिस जाने से पहले वहां आ गए। उन्होंने समान तरीके से पूछा कि रात को अब तो डर नहीं लगा। मैंने कहा, अब सब ठीक है। फिर वे ऑफिस चले गए। दिन का समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर के वक्त दीदी दवाई लेकर सो गई थी और मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी के होने का आभास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो अमन जीजा खड़े थे। मैं थोड़ा हैरान हुई क्योंकि वो तो ऑफिस गए थे। उन्होंने कहा कि एक जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए वापस आना पड़ा। फिर वे किचन के पास खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि उनके लहजे में पहले जैसा हल्का मजाक नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही अंदाज था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, तुम्हारे यहाँ आने के बाद घर में रौनक आ गई है। यह सुनकर मैंने बस हल्का सा जवाब दिया और काम में लग गई। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने और भी अजीब बातें करनी शुरू कर दी, जिससे मुझे असहज महसूस होने लगा। मैं तुरंत कहा, मुझे दीदी को देखना है, और किचन से बाहर निकल आई। उस समय मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। मुझे अब समझ आने लगा था कि शायद मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं है, बल्कि घर में कुछ ऐसा था जिसे मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे ज़्यादा सावधान रहना होगा। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। मैं अब हर छोटी बात को ध्यान से देखने लगी क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि अगर मैं सावधान नहीं रही तो किसी बड़े परेशानी में फंस सकती हूँ। एक दिन दोपहर का समय था। दीदी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी अचानक मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो अमन जीजा वहां खड़े थे। मैंने सोचा शायद वह फिर से जल्दी लौट आए होंगे।
उन्होंने सामान्य तरीके से पूछा कि दीदी कैसी है। मैंने कहा वो सो रही है। फिर वे कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर बोले, रिया तुम यहाँ आई तो घर में बहुत रौनक हो गई है। तुम्हारे आने से कृतिका भी खुश रहती है। उनकी बात सुनकर मैंने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी उन्होंने थोड़ा और करीब आकर के, तुम्हें यहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं, मुझसे कह देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हूँ। उनके इस अंदाज ने मुझे डर महसूस हुआ, इसलिए मैंने तुरंत ट्रे उठाई और कहा कि दीदी को चाय दे आती हूँ। उस रात एक और अजीब घटना हुई। रात का समय था और मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक फिर से कुछ देर के लिए बिजली चली गई। मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ पल बाद मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हो। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर सब शांत हो गया। उसी दिन दोपहर के समय एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे मन में डर को और भी बढ़ा दिया। दीदी सो रही थी और मैं किचन में सब्जी काट रही थी। तभी अमन जीजा फिर से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम से ही थोड़ी देर के लिए वापस आना पड़ा। फिर वे किचन के पास खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे। पहले तो उन्होंने सामान्य बात की, लेकिन कुछ देर बाद उनका अंदाज बदलने लगा। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। मैं उनकी बात सुनकर चुप रही। फिर उन्होंने कहा, तुम यहाँ आई हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि घर में अब अकेलापन नहीं लगता। उनकी बातों का तरीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने काम खत्म करने का बहाना बनाया। तभी उन्होंने कहा, रिया तुम इतनी जल्दी क्यों आ जा रही हो? मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि दीदी की मेरी जरूरत होगी। मैं जल्दी से वहां से निकल गई। शाम को जब दीदी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मैं चुपचाप बैठी हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा कि बस थोड़ी थकान है। रात को हम सबने साथ में खाना खाया, लेकिन मेरे मन में अब यह सवाल बार बार उठ रहा था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या वापस घर लौट जाना चाहिए। अगले दिन शाम के समय अचानक दीदी की तबीयत फिर से खराब हो गई। वे अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची। मैं तुरंत भागकर उनके पास गई तो उन्हें संभलकर बिस्तर पर लेटाया। मैंने कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया तुम कहीं मत जाओ, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। उसी समय अमन जीजा भी घर आ गए। दीदी ने उन्हें बताया कि अचानक चक्कर आने से उनकी तबीयत खराब हो गई है। यह सुनकर वे भी चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दीदी के पास बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। उस समय मुझे लगा कि शायद मैं ही बेकार में ज्यादा सोच रही थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो डर बैठा गया था वह अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो घर में सामान्य माहौल था। दोपहर के समय जब दीदी आराम कर रही थी तो मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कभी अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अमन जीजा अंदर आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि दीदी कैसी हो? मैंने कहा कि अब ठीक है और आराम कर रही है। फिर बोले, रिया अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी लगे तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूँ कि इस घर में तुम्हें बिल्कुल असहज महसूस ना हो। उसी समय मैं मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि मुझे पापा से बात करनी होगी। शाम को जब दीदी अपने कमरे से बाहर आई तो उन्होंने प्यार से मेरा हाथ पकड़कर पूछा, रिया सच बताओ क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने धीरे धीरे उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कई बार अजीब सी घटनाएं महसूस हुई है और मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर दीदी कुछ देर चुप रही और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रिया शायद हमें खुलकर बात करनी चाहिए। तभी उसी समय बाहर से आवाज आई और दीदी के ससुर कमरे से बाहर आए। उन्होंने बहुत शांत तरीके से कहा, बेटा अगर तुम्हें यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं होता तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि परिवार ही वो जगह है जहाँ से इंसान को सही सहारा मिलता है। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में डर कुछ कम हुआ। उसी समय मैंने तय किया कि अब मुझे पापा से बात करनी ही चाहिए। मैंने फोन उठाया और पापा को कॉल किया। जब उन्होंने मेरी बात सुनी वह तुरंत पूछने लगी कि सब ठीक तो है। फिर मैंने धीरे धीरे पूरी स्थिति बताई कि मैं यहाँ कुछ दिनों से
असहज महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे।